हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। तो आज इस लेक्चर में हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम डिटेल में देखेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको हम यहाँ पर क्वेश्चंस की फॉर्म में कवर करने वाले हैं। तो फटाफट से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मीनिंग समझते हैं कि ये बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ पर देखो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक तरह का यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो कि यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज दोनों पर ही लगाया जाता है। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो यहाँ पर देखो, इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट इनडायरेक्टली उन लोगों पर लगाती है जिनको यहाँ पर टैक्स जो है पे करना होता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, एक राम पर्सन है, ठीक है, उसने यहाँ पर एक टेबल जो है वो यहाँ पर सेल की श्याम पर्सन को। टेबल की जो वैल्यू थी वो कितनी थी हमारे यहाँ पर 50,000 रुपये। अब देखो, जैसे ही टेबल यहाँ पर सेल हुई है तो यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर टेबल क्या है, गुड है, तो इसके ऊपर यहाँ पर जीएसटी जो है लगना है। तो गवर्नमेंट ने ये जो जीएसटी टैक्स है वो किसके ऊपर लगा दिया? राम पे। मान के चलो ये जो हमारा टैक्स रेट था वो कितना है? 10% का। तो टैक्स अमाउंट हमारी यहाँ पर कितनी बनी? यहाँ पर 5,000 रुपये की। अब राम ने क्या किया? राम ने क्या किया, ये जो टैक्स की अमाउंट थी वो यहाँ पर टेबल की वैल्यू में इंक्लूड कर दी, यानी कि टोटल 55,000 का यहाँ पर प्राइस जो है टेबल का रख दिया और इसको यहाँ पर जो है शाम को सेल कर दिया। तो शाम ने यहाँ पर जो टोटल पैसा पे किया राम को, वो कितना पे किया? यहाँ पर 55,000, जिसमें से यहाँ पर 50,000 रुपये टेबल की वैल्यू थी और 5,000 रुपये हमारी यहाँ पर क्या थी? टैक्स अमाउंट। तो यहाँ पर देखोगे कि जो यहाँ पर हमारा टैक्स पेयर है वो कौन है? यहाँ पर शाम है, जिसने यहाँ पर 5,000 रुपये टैक्स पे किया। पर गवर्नमेंट ने ये जो टैक्स है डायरेक्टली शाम पर नहीं लगाया, बल्कि उसने ये टैक्स किसके ऊपर लगाया? यहाँ पर राम पे। और राम ने ये जो टैक्स है वो शाम से कलेक्ट करके यहाँ पर गवर्नमेंट को पे किया है। तो इस तरह के टैक्स को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कहते हैं। देखो, जब भी आप दुकान पे कोई भी चीज खरीदने जाते हो, ठीक है, तो हाँ, उसमें टैक्स इंक्लूडेड होता है। तो टैक्स पेयर हम होते हैं, पर गवर्नमेंट जीएसटी हम पे नहीं लगाती, जो दुकानदार होते हैं उनके ऊपर लगाती है। तो ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स जो है होता है। क्लियर है? अब अगर हम यहाँ पर जीएसटी को और अच्छे से यहाँ पर जो है समझना चाहते हैं तो हमारा जो ओल्ड टैक्स रिजीम था इनडायरेक्ट टैक्सेस का, उसे हमें यहाँ पर समझना जरूरी है। क्योंकि देखो, जीएसटी का लाने का जो मेन पर्पस था वो यही था कि जो हमारा ओल्ड रिजीम है इनडायरेक्ट टैक्सेस का, उसमें जो खामियां जो कमियां हैं उसको यहाँ पर जो है दूर किया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या होता था कि हमारा यहाँ पर गुड्स के ऊपर यहाँ पर जो है अलग टैक्स लगाया जाता था और सर्विसेज के ऊपर यहाँ पर जो है अलग टैक्स लगाया था। साथ के साथ गुड्स पे यहाँ पर मल्टीपल टैक्सेस जो है लगाए जाते थे। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, यहां पर पहले क्या होता था, जब गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता था तब उसके ऊपर एक अलग से टैक्स लगाते थे जिसको हम यहां पर क्या कहते थे? एक्साइज ड्यूटी। मतलब कि अगर फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उनके ऊपर उनको यहां पर टैक्स पे करना था। उसके बाद मैन्युफैक्चर करने के बाद उनको जब हम सेल करते थे तो उसके ऊपर और अलग से टैक्स लगाते थे। तो सेल के ऊपर जो हमारे यहाँ पर दो मेन यहाँ पर टैक्स लगते थे वो कौन से थे? वैल्यू एडेड टैक्स और सेंट्रल सेल्स टैक्स। अगर हमारी यहाँ पे जो सेल थी वो इंट्रा स्टेट सेल होती थी, यानी कि विद इन सेम स्टेट होती थी, एक ही स्टेट में सेल होती थी, तो वहां पर हमारा यहाँ पर लगाया जाता था वैल्यू एडेड टैक्स। उसके बाद अगर हमारी यहाँ पर इंटर स्टेट सेल होती थी, यानी कि दो स्टेट के बीच में यहाँ पर सेल ट्रांजेक्शन होती थी, तो उस केस में जो हमारा टैक्स लगता था वो सेंट्रल सेल्स टैक्स जो है वो लगता था। उसके बाद देखो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर किया जाता था तो उसके ऊपर अलग टैक्स लगता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी। और सर्विसेज अगर रेंडर की जाती थी तो उसके ऊपर यहाँ पर जो है सर्विस टैक्स जो है वो लगाया जाता था। तो ये हमारे यहाँ पर क्या था? ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स का यहाँ पर रिजीम, जिसमें काफी सारी यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी थी क्योंकि मल्टीपल टैक्सेस थे और मल्टीपल रेट्स थे। ठीक है, इन्हीं कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए जो है जीएसटी लगाया था। तो इन सभी टैक्सेस को जो है रिमूव करके यहाँ पर एक टैक्स जो है वो ले आया गया जिसका नाम है यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम शॉर्ट में जीएसटी भी यहाँ पर जो है कहते थे। मतलब कि अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स नहीं लगता, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग पे अलग टैक्स नहीं लगता, सेल पे अलग से टैक्स नहीं लगता, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे अलग से टैक्स नहीं लगता, बल्कि क्या हुआ कि यहां पर सारा जो टैक्स है वो जीएसटी ही यहां पर जो है एक बारी में ही लगा दिया जाता है। तो मल्टीपल टैक्सेस को रिमूव करके यहां पर जीएसटी एक टैक्स यहां पर जो है ले आ गया। अब जीएसटी बेसिकली यहां पर है क्या? तो यहां पर आप इसकी डेफिनेशन देखो, जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ये इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि यहां पर लेवी किया जाता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ। ठीक है, यानी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो जीएसटी है वो गुड्स और सर्विसेज दोनों पर ही लगाया जाता है। और कब लगाया जाता है? जब यहां पर गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई की जाती है, यानी कि इसके अंदर ना तो हम मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं और ना ही हम यहां पर सेल देखते हैं। हम क्या देखते हैं कि सप्लाई कब हो रही है? जब भी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई हो जाएगी तो हम उसके ऊपर जीएसटी जो है लगाया जाएगी। अब सप्लाई का मतलब क्या है? तो एक प्रॉपर यहां पर डेफिनेशन दी गई है हमारे जीएसटी के अंदर कि हम किस किस चीज को सप्लाई मानेंगे। तो यहां पर देखो, अगर किसी भी तरह की सेल होती है, ट्रांसफर किया जाता है, बार्टर किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, लाइसेंस
लिया जाता है, या फिर रेंट पे लिया जाता है, या फिर लीज किया जाता है, या फिर डिस्पोजेबल किया जाता है, ये सारी चीजें हमारे यहाँ पर सप्लाई की कैटेगरी में ही आ जाएंगी। और इनमें से अगर एक भी चीज होती है तो उसके ऊपर टैक्स जो है वो लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा। ऐसे मैंने एग्जांपल दी थी ना कि हमने यहाँ पर टेबल जो है वो सेल की है, तो यहाँ पर क्या हुई है, सेल हुई है, तो हम इसको सप्लाई मानेंगे और इसके ऊपर जो है टैक्स लगा देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हम जो है हमने जो जीएसटी का मीनिंग है वो अच्छे से यहाँ पे जो है समझ लिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पर जो है देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखो क्या है, जीएसटी वाज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया फॉर, यानी कि इंडिया के अंदर हमारी जो जीएसटी है वो इंप्लीमेंट कब से यहाँ पे जो है हुई थी। पहला ऑप्शन देखो क्या है, 1 जनवरी 2017, दूसरा क्या है 1 अप्रैल 2017, या फिर 1 मार्च 2017, या फिर 1 जुलाई 2017। तो यहाँ पर ऑप्शन डी 1 जुलाई 2017 इज अ करेक्ट आंसर। इस डेट से हमारे देश में जीएसटी एप्लीकेबल जो है हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स रिप्लेस्ड बाय जीएसटी इन इंडिया, यानी कि जीएसटी के आने से इंडिया के अंदर कौन कौन से ऐसे टैक्स थे जिनको जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया था। पहला क्या है, एक्साइज ड्यूटी, दूसरा क्या है वैल्यू एडेड टैक्स, तीसरा क्या है इनकम टैक्स, और यहां पर सर्विस टैक्स। तो आंसर देखो हमारे यहां पर क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इज अ करेक्ट आंसर। तो यहां पर हमारा जो है ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो जो इनकम टैक्स है ना, ये हमारा एक तरह का यहाँ पर जो है डायरेक्ट टैक्स होता है। क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है, और ये जो है लोगों की इनकम पे लगाया जाता है, ये अलग टैक्स है। जीएसटी का इसके साथ यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं होता है, और ये आज भी हमारे देश में जो है लेवी किया जाता है। तो ऑप्शन सी फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी, जीएसटी को लाने का हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या था। तो पहला देखो क्या है, टू सिंप्लीफाई द टैक्स सिस्टम, मतलब टैक्स सिस्टम जो है उसको सिंप्लीफाई करना ताकि उसको समझने में आसानी हो टैक्स पेयर को भी, और गवर्नमेंट भी आसानी से टैक्स लगा सके और यहाँ पर ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हो। तो ये बिल्कुल हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर था। अब सिंप्लीफाई कैसे किया गया, तो सिंपल सी बात है, जो मल्टीपल टैक्सेस थे उनको हटा के एक ही टैक्स जो है वो लिया दिया गया, जिससे हमारा टैक्स सिस्टम काफी यहाँ पर जो है सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट है टू इंक्रीज द टैक्स कलेक्शन फॉर द गवर्नमेंट, टैक्स जो कलेक्शन है उसको यहाँ पर बढ़ाया जाए। तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि देखो जीएसटी आने से क्या हुआ कि जो टैक्स एविजन है वो काफी हद तक कम हो गया, क्योंकि सारा का सारा काम जो है वो ऑनलाइन किया जाने लग गया, जिससे ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे जो है मेंटेन रही और टैक्स को चुराना काफी मुश्किल हो गया। नेक्स्ट है टू रिड्यूस द टैक्स बर्डन ऑन कंज्यूमर, यानी कि जो कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर टैक्स का जो बर्डन है उसे हमें यहाँ पर जो है रिमूव करना है। तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव था। अब ये टैक्स बर्डन कैसे रिमूव किया है, तो यहाँ पर जीएसटी के अंदर हमें यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे, जिससे यहाँ पर जो है कंज्यूमर पे जो बर्डन है टैक्स का वो कम हो जाता है और उसे कम प्राइस जो है पे करना पड़ता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे हमारे ऑब्जेक्टिव है जीएसटी के। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ दिस इज द फीचर ऑफ जीएसटी, इसमें से हमारा यहाँ पर कौन सा फीचर होता है जीएसटी का। पहले क्या है, जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, उसके बाद 4 टायर टैक्स स्ट्रक्चर इन जीएसटी, और कॉमन पोर्टल जीएसटीएन। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है हमारे यहाँ पर जीएसटी के। अब एक ही करके इन फीचर्स को यहाँ पर स्टडी करते हैं। पहले बात करते हैं यहाँ पर जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, इसका मतलब क्या हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको मैं एक सिचुएशन आपके सामने यहाँ पर रखूंगा और उससे हमें क्लियर होगा कि इस फीचर का क्या मतलब है। तो मान के चलो यहाँ पर, मान के चलो क्या है कि एक पर्सन है राम, ठीक है, जो कि यहाँ पर पंजाब में रहता है। क्या रहता है, यहाँ पर पंजाब में रहता है। और एक पर्सन है यहाँ पर जो है श्याम, जो कि यहाँ पर हरियाणा में रहता है। क्या रहता है, हरियाणा में रहता है। तो राम ने जो टेबल है, जो राम ने यहाँ पे जो टेबल है वो यहाँ पर शाम को जो है सेल कर दी। तो राम कहाँ का है, पंजाब का है, और शाम कहाँ का है, हरियाणा का है। यानी कि टेबल राम के पास से शाम के पास यहाँ पर जो है चले गए। ठीक है, अब क्या हुआ कि इन दोनों सरकारों के बीच में जो है झगड़ा हो गया। क्यों झगड़ा हो गया, पंजाब सरकार कह रही है कि हमारी स्टेटमेंट सेल हुई है, तो यहां पर जो जीएसटी है वो हम कलेक्ट करेंगे, हम लेवी करेंगे। हरियाणा कह रहा है कि हमारे स्टेट के अंदर जो हमारा कंज्यूमर है वो हमारी स्टेट का है, तो गुड्स हमारे स्टेट में जो है कंज्यूम हो रही है फाइनली, तो जीएसटी जो है हम यहां पर लगाएंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इनके बीच में झगड़ा हो रहा है। तो यहां पर जीएसटी का ये जो फीचर है, जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, वो इनके झगड़े को यहां पर बिल्कुल ही खत्म कर दे रहा है। जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि जीएसटी जो है उस जगह पर लगाई जाएगी जहां पर फाइनली गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम किया जाएगा। तो यहां पर देखो जो जीएसटी है, क्योंकि शाम जो है वो हरियाणा में रहता है, गुड्स फाइनली वहां पे कंज्यूम हो रही है, तो जीएसटी जो लेवी करने का हक है वो किसके पास है, यहाँ पर हरियाणा के पास, और जो भी टैक्स अमाउंट होगी वो यहाँ पर हरियाणा को ही यहाँ पर जो है मिलेगी। क्लियर है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि टैक्स कौन कलेक्ट करेगी अगर यहाँ पर दो स्टेट के बीच में सेल हुई। नेक्स्ट यहाँ 4 टायर टैक्स स्ट्रक्चर इन जीएसटी। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जीएसटी के अंदर ना 4 टैक्स रेट्स हैं, जो कि यहाँ पर डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज पे लगाए जाते हैं।
वो चार हमारे टैक्स रेट कौन से हैं, यहाँ पर देखो 5% है, 12% है, 18% है और यहाँ पर 28% है। तो जिस तरह की गुड्स है उसके ऊपर जो है टैक्स रेट लगाया, जैसे कि मान लो यहाँ पर 5% है, तो जो हमारी एसेंशियल गुड्स है, ठीक है, जो नेसेसरी बन गई, जैसे कि हमारा यहाँ पर हेल्थ जो मेडिसिन से रिलेटेड गुड्स है, ठीक है, इसेंशियल फूड आइटम्स हो गए, तो उनके ऊपर कम टैक्स लगाया जाता है 5% का। और यहाँ पर जो 28% है वो लगाया जाता है यहाँ पर लग्जीरियस गुड्स का, जैसे कि बड़ी बड़ी कारें होंगी, उनके ऊपर ये टैक्स जो है लगाया जाता है। तो हमारा 4 टायर यहाँ पर टैक्स स्ट्रक्चर है जीएसटी में, 4 टैक्स रेट है, तो ये हमारा फीचर है। नेक्स्ट क्या है, कॉमन पोर्टल जीएसटी है, ठीक है। अब देखो जीएसटी का फुल फॉर्म बता दूं यहाँ पर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक ऐसा कॉमन पोर्टल है जिसके ऊपर आप जीएसटी से रिलेटेड सारा काम जो है वो कर सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर कोई टैक्स पेयर को अपना टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, अपने बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फाइल करनी है, जैसे कि परचेजेस कितनी थी, सेल्स कितनी थी, उनका टैक्स लायबिलिटी कितनी बन रही है, तो वो एक जगह पे जाकर जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, वहां पर जाकर ये सारे काम जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। साथ के साथ गवर्नमेंट को अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी इस गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क पर जाके इन्फॉर्मेशन जो है ले सकती है। तो एक कॉमन पोर्टल है जिसके ऊपर सारा जीएसटी का काम जो है हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारे फीचर्स है किसके, यहाँ पर जीएसटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखो क्या है, जीएसटी रेट्स एप्लीकेबल ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट, यानी कि हमारा जो जीएसटी का स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमारी गुड्स और सर्विसेज पे कौन से जीएसटी रेट लगता है। पहला देखो क्या है, 5%, 12%, 18%, 26%, तो ये भी नहीं है। उसके बाद 6%, 12%, 18% और 28%, तो ये भी नहीं है। उसके बाद 5%, 12%, 18% एंड 28%, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द करंट जीएसटी रेट फॉर एसेंशियल गुड्स इन इंडिया, यानी कि जो हमारे एसेंशियल गुड्स है, जैसे कि हमारी फूड आइटम्स हो गए, चावल हो गया, दाल हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर मेडिकल मेडिसिन हैं उसके ऊपर यहाँ पर कौन सा करंट जीएसटी रेट जो है लग रहा है। पहले देखो क्या है, 5% है, 12% है, 18% है और 28% है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन है 5% हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब 5% क्यों लगाया जाता है, ताकि ज्यादा टैक्स बर्डन जो है यहाँ पर ना पड़ सके जो भी एसेंशियल गुड्स यहाँ पर जो है परचेज करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर बिजनेसेस इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर जो बिजनेसेस है, ठीक है, उनको उनकी यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है जिसके बाद उनको यहाँ पर जो है जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन जो है करवानी पड़ती है। पहला देखो क्या, एनुअल टर्नओवर 40 लाख, एनुअल टर्नओवर 1 करोड़, एनुअल टर्नओवर 10 लाख या फिर एनुअल टर्नओवर 5 करोड़। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर किसी कंपनी की, किसी बिजनेस की जो एनुअल टर्नओवर है वो यहाँ पर 40 लाख या उससे ज्यादा है तो उसे यहाँ पर जीएसटी के अंडर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ हमारी यहाँ पर स्पेशल स्टेट्स भी होती है, जैसे कि हरियाणा हो गई, तेलंगाना हो गई, वहां पर जो हमारी ये थ्रेशोल्ड लिमिट है वो कितनी है, यहाँ पर 20 लाख रुपीस है। कितनी है यहाँ पर, 20 लाख रुपीस है। तो अगर नॉर्मल पूछा जाए तो आंसर रहेगा 40 लाख, पर अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स पूछा जाए तो वहां पर जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो हमारे यहाँ पर 20 लाख रुपीस की है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, विच ऑफ दीज इज अ कंपोनेंट ऑफ जीएसटी, यानी कि इसमें से हमारा कौन सा यहाँ पर पार्ट होता है जीएसटी जिससे मिलकर हमारा ओवरऑल जीएसटी जो है बना है। पहला क्या है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दूसरा क्या है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तीसरा क्या है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पर देखो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं हमारे यहाँ पर जीएसटी के। एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। पहले बात करते हैं यहाँ पर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसका मतलब आपको नाम से क्लियर होगा कि ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो रिलेटेड है किसके साथ, हमारे यहाँ पर सेंट्रल के साथ, यानी कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके साथ। तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है हमारी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पर लगाती है, और इससे जो भी पैसा आता है, टैक्स अमाउंट होता है, उसे कलेक्ट भी कौन करती है, यहाँ पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही यहाँ पर करती है। उसके बाद नेक्स्ट हो गया स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिलेटेड है स्टेट्स के साथ। तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर लगाती है, और उससे जो भी रेवेन्यू आती है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जो है वो जाता है। नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, यानी कि लेवी करने का काम किसका, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और इसे कलेक्ट भी कौन करते हैं, हमारी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। पर इससे जो भी यहाँ पर रेवेन्यू रिसीव होती है वो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो है डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, हमारे यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। अब आप सोचोगे कि ये हमारे इतने सारे जीएसटी यहाँ पर क्यों है, सेंट्रल क्यों है, स्टेट क्यों है, इंटीग्रेटेड क्यों, ठीक है। तो इसको समझने से पहले हमें यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि जो जीएसटी है ना, जो यहाँ पर जीएसटी ना, वो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लगाती है। यानी कि हमारे देश में जो जीएसटी मॉडल है वो इस तरह का मॉडल है कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है एक साथ सेम गुड्स और सर्विसेज पे जो है टैक्स लगाती है। जैसे कि एग्जांपल के मान के चलो, ये हमारा जो है टेबल सेल की गई है, तो इसके ऊपर जो जीएसटी लगेगा वो जीएसटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाएगी
और यहाँ पर हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ पर जो है लगाएगी, यानी कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही यहाँ पर जो है टैक्स लगाती है। अगर मान के चलो इसके ऊपर जो टैक्स रेट है वो हमारा 12% है, तो इसमें से जो 6% टैक्स है वो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, और 6% जो टैक्स है वो हमारा किसके पास जाएगा, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही यहाँ पर जाएगा। यानी कि डबल टैक्स नहीं लगता, रेट वही रहता है, बस डिवाइड हो जाता है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। अब ये टैक्स लगता कैसे है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कब लगाती है, हमारे यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट कब लगाती है, CGST कब लगता है, SGST कब लगता है, और IGST हमारे यहाँ पर कब लगता है। तो उसको समझने से पहले ना हमें यहाँ पर सप्लाई की टाइप्स को यहाँ पर जो है समझना होगा, क्योंकि देखो सप्लाई की टाइप से ही डिपेंड करता है कि कौन सा यहाँ पर टैक्स जो है लगाया जाएगा। तो मेनली देखो जो हमारी सप्लाई होती है वो यहाँ पर दो टाइप्स की होती है। पहली टाइप होती है हमारी यहाँ पर इंट्रा स्टेट सप्लाई, क्या होती है हमारी यहाँ पर इंट्रा स्टेट सप्लाई, और दूसरी टाइप हमारी यहाँ पर क्या होती है, इंटर स्टेट सप्लाई, क्या होती है हमारी यहाँ पर इंटर स्टेट सप्लाई। अब ये दोनों सप्लाईज है क्या बेसिकली, तो यहाँ पर देखो इंट्रा स्टेट सप्लाई की पहले बात करते हैं। तो अगर यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज की जो सप्लाई है वो एक ही स्टेट के अंडर हो रही है तो उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई। जैसे कि मान के चलो एक राम पर्सन है और श्याम पर्सन है, राम पर्सन ने टेबल सेल किया यहाँ पर जो है किसको, शाम को, यानी कि सप्लाई जो टेबल राम ने सप्लाई कर दी शाम को, यहाँ पर टेबल जो है सप्लाई कर दी, ठीक है। अब ये जो राम और श्याम है वो एक ही स्टेट में बिलोंग करते हैं, पंजाब से ही यहाँ पर बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर जो सप्लाई हो रही है वो एक ही स्टेट में हो रही है, तो इसे हम कहेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। उसके बाद देखो इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है, जब यहाँ पर गुड्स और सर्विस की सप्लाई जो है वो यहाँ पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में की जाती है। मान के चलो जो राम पर्सन है वो किसका है, हमारे यहाँ पर पंजाब का है, और यहाँ पर जो हमारा श्याम पर्सन है वो किसका है, हमारे यहाँ पर हरियाणा का है। तो गुड्स जो है वो सप्लाई की जा रही है पंजाब से हरियाणा स्टेट में, तो ये जो सप्लाई कहलाती है वो हमारी इंटर स्टेट जो है सप्लाई कहलाती है, ठीक है। अब टैक्स कैसे लगता है, तो यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो वहां पर यहाँ पर हमारा CGST और हमारा जो SGST है वो दोनों यहाँ पर जो है लगेगा। यानी कि मान के चलो टेबल पे जो टैक्स रेट है वो 12% है, तो 6% हमारे यहाँ पर CGST लगेगा और 6% हमारे यहाँ पर क्या लगेगा, SGST लगेगा। और अगर हमारे यहाँ पर इंटर स्टेट सप्लाई होती है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ हमारा यहाँ पर IGST ही लगता है, क्या लगता है, IGST ही यहाँ पर जो है लगता है, और रेट हमारा यहाँ पर 12% ही यहाँ पर जो है लग जाता है। अब यहाँ पर पूरा आप समझ गए होंगे। अब एक और चीज आपको यहाँ पर बता दूं, स्टेट गवर्नमेंट की जगह जो हमारे यहाँ पे स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है उसकी जगह पे ना कई बार हमारे यहाँ पर UTGST भी ये लगता है। UTGST अब यहाँ पर क्या है, ठीक है, UTGST क्या है, तो यहाँ पर देखो स्टेट के अलावा हमारे इंडिया में कुछ यहाँ पर यूनियन टेरेटरीज भी हैं। तो अगर यहाँ पर एक ही यूनियन टेरेटरी में कभी यहाँ पर सेल होती है, जैसे मान के चलो हमारी जो यूनियन टेरेटरी है, यहाँ पर हमारी जो यूनियन टेरेटरी है वो यहाँ पर क्या है, दिल्ली है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर जो है दिल्ली में सेल होती है, मतलब राम भी दिल्ली का है श्याम भी दिल्ली का है, तो यहाँ पर जो है हमारा यहाँ पर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा, UTGST यहाँ पर लग जाएगा। यानी कि ये दोनों एक दूसरे की जगह पे ही यूज की जाती है। अगर सप्लाई यूनियन टेरेटरी में, इंटर स्टेट सप्लाई यूनियन टेरेटरी में है तो वहां पर UTGST और CGST लग जाता है, और अगर हमारे यहाँ पर इंट्रा स्टेट सप्लाई जो है वो एक स्टेट में है तो वहां पर सेंट्रल गुड्स और सर्विस टैक्स और हमारा यहाँ पर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है यहाँ पर लग जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देखो क्या है, टैक्सेस दैट आर लेविड ऑन एनी इंटर स्टेट सप्लायर, यानी कि यहाँ पर जो भी हमारी इंटर स्टेट सप्लाई होती है उसके ऊपर कौन सा हमारा यहाँ पर टैक्स जो है लगाया जाता है। पहला क्या है, IGST, CGST, SGST या फिर बोथ BC बोथ। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए IGST इज अ करेक्ट आंसर। जब भी इंटर स्टेट सप्लाई होगी तो उसके ऊपर हमारा IGST जो है वो यहाँ पर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, एट द टाइम ऑफ पेइंग टैक्स ऑन आउटपुट यू कैन रिड्यूस द टैक्स यू हैव ऑलरेडी पेड ऑन इनपुट्स एंड पे द बैलेंस अमाउंट, दिस सिस्टम इज नोन एज, ठीक है। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर जब भी आप यहाँ पर आउटपुट टैक्स पे करते हो तो आप उसमें से जितना भी आपने इनपुट टैक्स यहाँ पर पे किया होता है उसको आप माइनस कर देते हो और बाकी का टैक्स जो यहाँ पर पे कर देते हो, तो उस सिस्टम को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अ करेक्ट आंसर। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, तो इसको एक एग्जांपल के साथ यहाँ पर जो है समझेंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है GST के अंदर। क्लियर है आपको। तो यहाँ पर मान के चलो एक राम पर्सन है, यहाँ पर राम पर्सन है, उसको यहाँ पर जो है टेबल बना के मार्केट में सेल करने का उसको काम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो राम पर्सन है वो यहाँ पर टेबल को बनाने के लिए क्या करेगा, यहाँ पर जो लकड़ियां हैं वो यहाँ पर जो है खरीदेगा, यानी कि रॉ मटेरियल यहाँ पर जो है खरीदेगा। अब यहाँ पर देखो जब ये रॉ मटेरियल खरीदेगा तब इसके ऊपर इसने पक्का कोई ना कोई यहाँ पर GST जो है पे किया होगा। मान के चलो इसने यहाँ पर जो है एक रोहन पर्सन है उससे यहाँ पर जो है खरीदा, यहाँ पर लकड़ियां जो है खरीदी, तो इनके बीच में सप्लाई, तो इसके ऊपर यहाँ पर GST पे किया और रोहन ने जो है GST राम से यहाँ पर
कलेक्ट कर लिया। अब राम ने ये जो टैक्स यहाँ पर रॉ मटेरियल पे पे किया है, इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स। क्या कहते हैं यहाँ पर, इनपुट टैक्स, क्योंकि हमने इनपुट पे, यानी कि जो हमने इनपुट लगाई है जिससे हम आउटपुट बनाना चाहते थे, उस पर हमने ये टैक्स जो है पे किया। तो मान लीजिए जो इनपुट टैक्स है वो कितना है हमारे यहाँ पर 5000 रुपीज है। उसके बाद क्या हुआ, इसने इसका यहाँ पर रॉ मटेरियल का यूज करके टेबल फाइनली जो है बना दिया, ठीक है। और इस टेबल को जो है मार्केट में शाम पर्सन को जो है सेल कर दिया। क्या कर दिया, सेम पर्सन को सेल कर दिया। अब देखो जब इसने सेल किया तो गवर्नमेंट ने अब फिर से इसके ऊपर यहाँ पर टैक्स लगा दिया। क्या लगा दिया, फिर से इसके ऊपर यहाँ पर जो है टैक्स लगा दिया। अब यहाँ पर ये टेबल क्या है, एक आउटपुट है, तो इसके ऊपर जो राम यहाँ पर टैक्स पे करेगा वो हमारा कहलाएगा आउटपुट टैक्स। क्या कहलाएगा, आउटपुट टैक्स, ठीक है। तो मान के चलो जो आउटपुट टैक्स है वो कितना है यहाँ पर 10,000 रुपीज है। अब यहाँ पर एक चीज आप देखो कि ये जो टेबल बनाया गया था वो इस वुड का जो है यूज करके बनाया गया था, और इसके ऊपर ऑलरेडी इसने जो है 5,000 का यहाँ पर टैक्स जो है पे कर दिया। और ये फिर से जब उसी टेबल, उसी लकड़ी का टेबल बना के सेल कर रहा है तो उसके ऊपर फिर से टैक्स लग रहा है, मतलब कि डबल यहाँ पर जो है टैक्स लग रहा है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कहती है, यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कहते हैं कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लो, यानी कि जो इनपुट टैक्स आपने पे किया था इसको आउटपुट टैक्स में से माइनस कर दो और बाकी का जो टैक्स बनता है वो हमें पे कर दो। तो इस राम पर्सन ने क्या किया, यहाँ पर 5,000 रुपए यहाँ पर माइनस कर दिया और बाकी का जो 5,000 रुपए है वो यहाँ पर मार्केट में जो है गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो ये जो सिस्टम कहलाया वही हमारा यहाँ पर क्या कहलाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिस्टम कहलाता है। और ये जो 5,000 रुपए हमें जो छूट मिल गई ना, यानी कि हमने जो डिडक्ट कर लिया, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है यहाँ पर कहते हैं। और इसी से हमारा जो कंज्यूमर पे जो बर्डन है वो काफी यहाँ पे जो है रिमूव हो गए, क्योंकि इससे हमारे जो प्राइजेस होते हैं वो यहाँ पर कम हो गए, क्योंकि टैक्सेस से ही ज्यादा प्राइस जो है वो डिसाइड होता है। अब टैक्स कम पे करना पड़ा तो प्राइस भी हम कम जो है डिसाइड कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, डैश इज द मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी एंड डैश इज द मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी दैट मेक्स रिकमेंडेशन ऑन इश्यूज लाइक विच गुड्स एंड सर्विसेज मे बी टैक्स्ड और एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी एंड जीएसटी रेट। तो सिंपल मैं समझाऊं आपको, एक ऐसी बॉडी जो कि यहाँ पर जीएसटी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो यहाँ पर लेती है, जैसे कि किस गुड्स और सर्विसेज पे जीएसटी टैक्स लगना है और किस गुड्स और सर्विसेज पे जीएसटी टैक्स नहीं लगना है, किस रेट से यहाँ पर टैक्स लगाना है, वो सारी चीजें जो है डिसाइड करते हैं। उस बॉडी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, जीएसटी काउंसिल इज अ करेक्ट आंसर। तो जीएसटी काउंसिल ही यहाँ पर मेन डिसीजन मेकिंग है बॉडी है, जो कि यहाँ पर जीएसटी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो यहाँ पर जो है लेती है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर हु हेड्स द जीएसटी काउंसिल, यानी कि हमारा यहाँ पर जो जीएसटी काउंसिल होता है उसका हेड कौन होता है, कौन यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है। पहला ऑप्शन देखो क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तीसरा देखो क्या है, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन सी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। यही हमारा जीएसटी काउंसिल का हेड होते हैं और ये जो है इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग करने में अपना फैसला जो है यहाँ पर सुनाते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, लायबिलिटी टू पे जीएसटी अराइजेस एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, द टाइम इज जनरली अर्लीस्ट ऑफ वन ऑफ द थ्री इवेंट्स नेमली। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन पहले समझाऊं तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो जीएसटी को पे करने की जो लायबिलिटी अराइज होती है वो कब अराइज होती है, जब गुड्स और सर्विसेज के यहाँ पर जो है सप्लाई की जाती है। तो जनरली जब हम यहाँ पर लायबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं कि अब हमें टैक्स पे करना है, तो यहाँ पर हमारे 3 इवेंट्स होते हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं और उनमें से जो भी इवेंट पहले हो जाता है उस इवेंट पे हम यहाँ पर टैक्स जो है वो पे कर देते हैं, हमारी लायबिलिटी अराइज हो जाती है। तो इनमें से वो 3 इवेंट कौन है, पहला क्या है, रिसीविंग ऑर्डर, जब हमने यहाँ पर ऑर्डर को रिसीव किया है, उसके बाद रिसीविंग पेमेंट, जब हमने पेमेंट को रिसीव किया है, या फिर इशुएंस ऑफ इनवॉइस, जब हमने इनवॉइस को इशू किया, या फिर कंप्लीशन ऑफ सप्लाई, जब हमने सप्लाई को कंप्लीट कर दिया है। तो यहां पर देखो हमारा जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो 3 इवेंट्स है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसमें से जो भी चीज पहले हो जाएगी तो वहां पर हम मान के चलेंगे कि हमारी जीएसटी पे करने की जो लायबिलिटी है वो अराइज होगी। जैसे एग्जांपल की मान के चलो, आपको जो पेमेंट है वो यहाँ पर 20 जुलाई को मिली, आपको यहाँ पर जो पेमेंट है 20 जुलाई को मिली, और जो इनवॉइस आपने इशू किया था वो 15 जुलाई को किया था, ठीक है, और जो आपने सप्लाई कंप्लीट कर दी थी वो आपने यहाँ पर जो है 12 जुलाई को यहाँ पर जो है कर दी थी, यानी कि 12 जुलाई को वो आपने सामान पहुंचा दिया था। तो यहाँ पर जो टैक्स पे करने की आपकी लायबिलिटी है वो यहाँ पर 12 जुलाई को जो है अराइज हो जाती है। अब आपको यहाँ पर टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट वो क्या है, अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म द लायबिलिटी टू पे जीएसटी शिफ्ट टू द रिसिपिएंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मीनिंग समझते हैं कि ये बेसिकली होता है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पर
पर जीएसटी के अंडर। तो जनरली देखो जो हमारा जीएसटी है, जो हमारा जीएसटी का स्ट्रक्चर है, उसमें जो जीएसटी जो टैक्स है वो पे कौन करता है, हमारा यहाँ पर सप्लाई, जो भी यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करता है। जैसे कि मान लो राम है, ठीक है, उसने यहाँ पर टेबल सेल की यानी कि सप्लाई की शाम को, तो यहाँ पर देखो राम जो है वो टैक्स कलेक्ट करेगा शाम से, और ये जो है वो रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए। ये हमारा क्या है, नॉर्मल मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है कि टैक्स यहाँ पर सप्लायर नहीं बल्कि जो रिसिपिएंट होता है वो यहाँ पर जो है पे करता है। जैसे मान के चलो राम ने, यहाँ पर जो राम है उसने यहाँ पर टेबल जो है वो सेल की शाम को, और इसके ऊपर जो टैक्स पे किया वो शाम ने पे किया, ना कि यहाँ पर राम ने। तो ये जो मैकेनिज्म है वो हमारा यहाँ पर कहलाता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब ये ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या होता है, तो कई बार क्या होता है कि जो हम यहाँ पर सप्लाई ले रहे होते हैं वो किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से ले रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि किसी बिजनेस की जो 40 लाख टर्नओवर है उससे ज्यादा हो गए तभी वो जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मान के चलो एक कंपनी है जो राम है, उसकी जो टर्नओवर है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है 10 लाख रुपए, तो वो जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है। अब जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है तो गवर्नमेंट के पास इसकी किसी भी तरह की डिटेल जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती। तो इस केस में गवर्नमेंट के पास एक ही रास्ता बचता है कि यहाँ पर जो हमारा रिसीवर है जो कि रजिस्टर्ड है वो जो है यहाँ पर उससे हम टैक्स जो है कलेक्ट कर ले। तो जब भी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कोई भी पर्सन सर्विसेज रिसीव करता है, गुड्स रिसीव करता है, तो टैक्स हमारे यहाँ पर रिसिपिएंट को ही जो है पे करना पड़ता है। क्लियर है आपको, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो क्या है, व्हेन द सप्लायर इज ई कॉमर्स ऑपरेटर, यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है कि जब हमारा सप्लायर ई कॉमर्स ऑपरेटर होता है, या फिर व्हेन द रिसिपिएंट इज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होता है, या फिर जो सप्लायर है वो जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड होता है, या फिर रिसिपिएंट मेक परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, यानी कि एक ऐसा सिनेरियो जिसके अंडर हमारे यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होता है। तो वो सिनेरियो हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जब रिसिपिएंट यहाँ पर परचेजेस करता है किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से। क्लियर है। क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड रेमिटिंग जीएसटी ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर हु सेल गुड्स और सर्विसेज थ्रू अ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। पहले यहाँ पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का मीनिंग समझ लेते हैं कि ये बेसिकली यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर देखो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली अपने गुड्स और सर्विसेज को जो है सेल कर सकते हैं, उसकी यहाँ पर जो है सप्लाई कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलो राम है, ठीक है, वो यहाँ पर जो है अमेजोन, ये क्या है हमारा यहाँ पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू यहाँ पर जो है अपनी गुड्स और सर्विस को आसानी से इलेक्ट्रॉनिकली जो है यहाँ पर जो है सेल कर सकते हैं। तो आजकल आप देख सकते हो जितने भी हमारे यहाँ पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गए, अमेजोन हो गए, है ना, और हमारे और कौन से यहाँ पर मीशो हो गए, ये सब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां पर हम इलेक्ट्रॉनिक अपनी गुड्स और सर्विसेज को जो है सेल कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जब भी एक सप्लायर यहाँ पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करता है तो सप्लायर के बिहाफ पर कौन यहाँ पर जीएसटी को कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को पे करता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है सप्लायर खुद करता है, या फिर रिसिपिएंट करता है, या फिर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर करता है, तो यहाँ पर ई कॉमर्स ऑपरेटर करता है। तो ऑप्शन डी ई कॉमर्स ऑपरेटर इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर अगर एग्जांपल से समझे तो राम अगर यहाँ पर सप्लाई कर रहा है अमेजोन के थ्रू, तो अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जीएसटी को कलेक्ट करे और गवर्नमेंट को यहाँ पर जो है पे करे सप्लायर के बिहाफ पे। क्लियर है। नेक्स्ट वो क्या है, व्हाट डज जीएसटी रिटर्न फाइलिंग रेफर टू, यानी कि जीएसटी रिटर्न फाइलिंग को हम यहाँ पर क्या कहते हैं। ऑप्शन ए रजिस्टरिंग फॉर जीएसटी एज अ टैक्स पेयर, जब हम जीएसटी के अंडर जो है रजिस्टर्ड होते हैं उसे हम कहते हैं कि हमने रिटर्न फाइल किया है। या फिर पेइंग जीएसटी लायबिलिटीज टू टैक्स अथॉरिटीज, जब हम यहाँ पर जीएसटी लायबिलिटीज को पे करते हैं। या फिर फाइलिंग पीरियोडिक इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस एक्टिविटीज एंड ट्रांजेक्शन, या फिर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर परचेजेस। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। जीएसटी रिटर्न के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमारे बिजनेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन होते हैं जिसमें भी हमने सेल परचेज यहाँ पर किए होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन जो है हम यहाँ पर जीएसटी पोर्टल पे जो है देते हैं, ताकि उसके बेस पर हमारे यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट किया जा सके, इनपुट टैक्स क्रेडिट को जो है कैलकुलेट किया जा सके। तो बल्कि ये क्या होता है कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम लोग सारी इंफॉर्मेशन जो है फिलअप कर देते हैं और इसको हम इलेक्ट्रॉनिकली जो है हमारा जीएसटी नेटवर्क पे जो है फिलअप कर देते हैं। और आप लोग को पता है कि जीएसटी की जो रिटर्न्स होती है वो मंथली बेसिस पे यहाँ पर जो है फिल करनी जरूरी होती है टैक्स पेयर्स के लिए। नेक्स्ट वो क्या है, विच टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन इज इंक्लूडेड इन जीएसटी रिटर्न फाइलिंग। अब हमने देखा था कि जीएसटी रिटर्न के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी ट्रांजेक्शन्स होती है उससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम यहाँ पर जो है शो करते हैं। तो इसमें से कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के अंदर हम शो करते हैं। पहला क्या है, पर्सनल डिटेल्स ऑफ टैक्स पेयर, यानी कि जो हमारी पर्सनल डिटेल्स होती है टैक्स पेयर की वो शो करते हैं।
या फिर सेल्स एंड परचेज इनवॉइसेस ओनली, सिर्फ और सिर्फ सेल और परचेजेस की इनवॉइस होता है उसको शो करते हैं, या फिर सेल परचेजेस इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड टैक्स लायबिलिटी इन सभी को शो करते हैं, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द टैक्स पेयर। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेल हो गए, परचेज हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट हो, टैक्स लायबिलिटी हो, इन सभी के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो जीएसटी रिटर्न के अंडर जो है फाइल की जाती है। नेक्स्ट हो गया अंडर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स सिस्टम बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो क्वेश्चन देखेंगे वो देखेंगे कि जो जीएसटी है उसका यहाँ पर बैंक के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो हमारा कह रहा है वो कह रहा है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर जो बैंक्स हैं उनको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी पड़ती है। पहला क्या है, रजिस्टर सेपरेटली फॉर ई स्टेट, यानी कि हर स्टेट में जो वो अपनी ब्रांच ओपन कर रहे हैं जहाँ पर वो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं उनको जो है सेपरेटली वहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, या फिर ओनली वन रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल स्टेट, यानी कि सभी स्टेट्स के लिए एक सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, या फिर रजिस्टर्ड एज अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, यानी कि उनको जो है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के तौर पर रजिस्टर होना पड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। यानी कि अगर यहाँ पर एचडीएफसी बैंक है वो यहाँ पर पंजाब में काम कर रही है, हरियाणा में काम कर रही है, दिल्ली में काम कर रही है, तो उनको यहाँ पर जो है सेपरेटली इन जगहों पे जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर लेना पड़ेगा। इससे पहले क्या होता था कि एक सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन चलती थी, पर अब जो है टैक्स रिजिम के अंडर ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है अंडर द जीएसटी असेसमेंट एंड एडजुडिकेशन ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स आर डन बाय। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो बैंक्स जो सर्विसेज यहाँ पर दे रही है, क्योंकि बैंक मेनली क्या करती है, सर्विस इंडस्ट्री है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो उसके असेसमेंट यहाँ पर कौन करता है, उसके एडजुडिकेशन कौन करता है, यानी कि टैक्स लायबिलिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए कौन कौन सी बॉडीज यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। तो पहले क्या है, सिंगल अथॉरिटी, एक सिंगल रेगुलेटरी अथॉरिटी जैसे कि आरबीआई होगी, या फिर हमारा मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारे बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स है वो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन बी मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बैंक यहाँ पर जिस भी स्टेट में काम कर रही है उनकी उस स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर अलग से बैंक की सर्विसेज को एडजुडिकेट करेगी, उसकी असेसमेंट करेगी और उसके बेस पर टैक्स लायबिलिटी जो है कैलकुलेट करेगी, जिसका बैंक को काफी यहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स देखना पड़ता है, जिसकी वजह से, क्योंकि देखो सबका नजरिया अलग होता है, वो अलग तरीके से यहाँ पर सर्विसेज को कैलकुलेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग से अलग तरीके से टैक्स लायबिलिटी जो है कैलकुलेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बैंकों को काफी यहाँ पर डिफिकल्टी जो है देखनी पड़ती है। नेक्स्ट यहाँ व्हाट इज इंक्लूडेड एज अ सर्विस अंडर द जीएसटी दैट वाज नॉट इंक्लूडेड अंडर द प्रीवियस टैक्स रिजीम, यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी सर्विस है, कौन सी ऐसी सर्विस है जो कि यहाँ पर पहले जो हमारा पहले इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम था उसको इंक्लूड नहीं करता था, यानी कि उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता था, पर जीएसटी के अंडर उसको इंक्लूड कर लिया गया और उसके ऊपर भी टैक्स लगाया गया। पहला क्या है, एक्शनेबल क्लेम्स, दूसरा क्या है प्रोसेसिंग फीस एंड लोन्स, तीसरा क्या है असेसमेंट एंड एडजुडिकेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है एक्शनेबल क्लेम्स इज अ करेक्ट आंसर। पहले इसको जो है हमारे सर्विसेज के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता था, पर अब इसको भी इंक्लूड कर लिया गया है, इसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। अब ये एक्शनेबल क्लेम्स यहाँ पर क्या है, सिंपली देखो ऐसा कोई क्लेम जिसको लेने के लिए, ठीक है, हमें कोई यहाँ पर एक्शन लेना पड़ा, लीगल एक्शन खास करके लेना जो है वो पड़ रहा है। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो बैंक ने ए पर्सन को यहाँ पर जो है लोन दिया था, बैंक ने ए पर्सन को लोन दिया था, अब ए पर्सन जो है यहाँ पर डिफॉल्ट कर गया। अब बैंक ने क्या किया, इसको जो क्लेम है, यानी कि मान के चलो 50,000 रुपये पैसा था, इसको क्लेम लेने के लिए, इसका पैसा वापस लेने के लिए इसके खिलाफ एक लीगल एक्शन लिया, कोर्ट में इसके खिलाफ केस कर दिया, तो ये जो क्लेम है वो हमारा क्या कहला रहा है, एक्शनेबल क्लेम जो है वो कहला रहा है। क्या कहला रहा है, एक्शनेबल क्लेम जो है वो कहला रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट हो गया व्हाट इज द टैक्स ब्रैकेट फॉर बैंकिंग ट्रांजेक्शन फीस एंड फाइनेंशियल सर्विस अंडर जीएसटी, यानी कि यहाँ पर जो भी बैंक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन फीस वो चार्ज करता है, वो किसके अंडर यहाँ पर जो है कितना टैक्स रेट वहां पे लगता है। पहला क्या 12%, 15%, 18% या 20%। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन सी 18% इज द करेक्ट आंसर। तो बैंकिंग की ज्यादातर जो सर्विसेज होते हैं उनके ऊपर 18% के हिसाब से यहाँ पर टैक्स जो है वो लगाया जाता है। नेक्स्ट हो गया है हाउ डज जीएसटी इंपैक्ट इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन बिटवीन आर बैंक ब्रांचेस। ठीक है, अब देखो क्या होता है यहाँ पर, अब एक बैंक है एचडीएफसी बैंक है, उसकी कई सारी ब्रांचेस है, जैसे कि मान लो पंजाब में, हरियाणा में, ठीक है, यहाँ पर 2 ब्रांचेस है मान के चलो। तो अब यहाँ पर इन ब्रांचेस के बीच में जो यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो रही है, यानी कि इंटरेस्ट रेट जो ट्रांजेक्शन हो रही है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है हमारा यहाँ पर जीएसटी के आने से। तो यहाँ पर देखो जीएसटी आने से पहले इस ट्रांजेक्शन पर टैक्स जो है वो नहीं लगता था,
पर जीएसटी के आने के बाद इनको भी सप्लाई के अंडर जो है इंक्लूड कर लिया गया है और इसके ऊपर भी यहाँ पर जो है टैक्स लगाना चालू कर दिया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या कर रहा है, इट इम्पोजेज एडिशनल टैक्स ऑन सच ट्रांजेक्शन, यानी कि इन ट्रांजेक्शन के ऊपर अलग से यहाँ पर टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है, ये इंपैक्ट डाला था। उसके बाद क्या, इट एग्जाम्प्ट बैंक्स फ्रॉम पेइंग टैक्सेस ऑन इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन, यानी कि जीएसटी आने से बैंकों को एग्जाम्पशन मिल गई कि वो इनके ऊपर टैक्स नहीं पे करेंगे। इसके बाद ये बैंक को इनकरेज करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन करें, या फिर चौथा क्या है, इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन बिटवीन ब्रांचेस, यानी कि इसने जो इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन होती है उसकी जो नीड है उसी को यहाँ पर एलिमिनेट जो है यहाँ पर कर दिया। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, बाकी सारी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ये इंपैक्ट जो है वो यहाँ पर नहीं डाला था। तो यहाँ पर हमने जो है जीएसटी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो हमने कर लिया है, जैसे कि जीएसटी क्या है, ठीक है, वो कैसे लगता है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके क्या क्या टैक्स ब्रैकेट्स हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको यहाँ तक जो है क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यहाँ तक किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप हमें चैट बॉक्स में मैसेज हमें जो है यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करके यहाँ पर जो है पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।